ओके, सो आज हम देखने जा रहे हैं डिविजनल स्ट्रक्चर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड द फंक्शनल स्ट्रक्चर इन द लास्ट लेक्चर. We have discussed the advantages, disadvantages and suitability of that structure, and today we are going to discuss divisional structure. So ये डिविजनल स्ट्रक्चर होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो वही होगा, सर ये डिविजनल स्ट्रक्चर क्या है, हमें वही पता नहीं है। तो मेनली टू टाइप्स के स्ट्रक्चर होते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर जो फंक्शनल स्ट्रक्चर, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर बनाया जाता है ऑर्गेनाइजेशंस का, वो कैसे बनाया जाता है? सो काम के बेस पे, फंक्शन के बेस पे हम अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन की एक्टिविटी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, मार्केटिंग की एक्टिविटी मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, फाइनेंस की एक्टिविटी फाइनेंस के डिपार्टमेंट में। तो वो तो हमारा था फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब डिविजनल स्ट्रक्चर कब यूज किया जाता है? ध्यान से सुनना, आपको रट्टा नहीं लगाना है। डिविजनल स्ट्रक्चर तब यूज किया जाता है जब कोई एक कंपनी मोर देन 2 प्रोडक्ट्स बनाती है या फिर मोर देन 1 प्रोडक्ट्स बनाती है। कोई ऐसी कंपनी है जो मोर देन 1 टाइप ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी कंपनी है जो टेक्सटाइल के प्रोडक्ट भी बनाती है, कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट भी बनाती है, हेल्थ केयर की प्रोडक्ट भी बनाती है, मेडिसिन भी बनाती है। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि उस कंपनी की लाइन ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, उस कंपनी की लाइन ऑफ प्रोडक्ट बहुत ज्यादा है, यानी कि एक से ज्यादा वो लोग प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, इसमें काम वाइज डिपार्टमेंट नहीं बनाया जाएगा, इसमें क्या बनाया जाएगा? प्रोडक्ट वाइज डिपार्टमेंट। फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल के प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट, मेडिसिन के डिपार्टमेंट के लिए एक डिपार्टमेंट। समझ आ रहा है? तो यहाँ पर ऑन द बेस ऑफ फंक्शन, काम के बेस पर यहाँ पर डिपार्टमेंट नहीं बनते हैं। यहाँ पर जो डिपार्टमेंट बनते हैं वो किसके बेस पे बनते हैं? प्रोडक्ट के बेस पे। ऐसा एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारा ले लो हिंदुस्तान यूनिलीवर। अब जो हिंदुस्तान यूनिलीवर यानी जिसे हम बोलते हैं HUL, वो बहुत टाइप के अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट बनाते हैं। वो लोग यही फॉलो करते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, एक प्रोडक्ट के लिए एक डिपार्टमेंट या फिर एक डिवीजन। तो ऐसे हर एक प्रोडक्ट के लिए हर एक क्या बनाया जाएगा? डिवीजन बनाया जाएगा, और उससे ही बोला जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब उसकी डिफाइन भी दी गई है, देखो यहाँ पर कि when the organization is large in the size and is producing more than one type of product, then the activities related to one product are grouped under the one department. क्लियरली मेंशन किया गया, क्लियरली लिखा गया है कि जब कोई कंपनी बहुत बड़ी हो या फिर वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट बना रही हो, तब वो क्या करेंगे? वो लोग करेंगे सिर्फ एक ही बात कि जो एक प्रोडक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी है उसे उसका एक ग्रुप बना देंगे। यानी कि मान लो कि जो एक टेक्सटाइल के प्रोडक्ट है तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट, कॉस्मेटिक की है तो उसके लिए एक डिपार्टमेंट, ऐसे अलग अलग डिपार्टमेंट के अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट। यहाँ पर डायग्राम में भी एक्सप्लेन किया गया है, आप देख सकते क्लियरली। फॉर एग्जांपल कोई एक कंपनी है जो टेक्सटाइल की प्रोडक्ट भी बनाती है, कॉस्मेटिक भी बनाती है, मेडिसिन भी बनाती है और सॉफ्ट भी बनाती है। तो उस कंपनी ने क्या किया? टेक्सटाइल के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया, कॉस्मेटिक के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया, मेडिसिन के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया और सॉफ्ट के लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया। और उसके अंदर फिर अलग अलग सब डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन, परचेस, मार्केटिंग, फाइनेंस। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो फिर डिपार्टमेंट यूज हुआ वो कौन सा हुआ? फंक्शनल। यहाँ पर उन लोगों ने क्या किया? फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक की प्रोडक्ट है, मेरी कंपनी क्या बना रही है? कॉस्मेटिक। तो कॉस्मेटिक के लिए मैंने एक जो डिपार्टमेंट बनाया, फिर उसके अंदर भी मैं 4 सब डिपार्टमेंट बनाऊंगा, प्रोडक्शन का, परचेस का, मार्केटिंग का और फाइनेंस का। तो यहाँ पर जो मैंने 4 डिपार्टमेंट एलोकेट किए है उसे बोला जाता है फंक्शनल, लेकिन जो हमारा मेन है उसे बोला जाता है डिविजनल, ठीक है। तो हम डिविजनल डिपार्टमेंट के अंदर भी कौन सा डिपार्टमेंट यूज करते हैं? फंक्शनल डिपार्टमेंट यूज करते हैं, लेकिन किसके अंदर? डिविजनल स्ट्रक्चर के अंदर यूज करते हैं। ओके, सो हमें तो सिर्फ इतना ही याद रखना है डिविजनल स्ट्रक्चर में कि जहां पर एक से ज्यादा प्रोडक्ट बन रही है तो उस कंपनी क्या करती है? अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बनाती है, और उसे बोला जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। अब एग्जांपल दिया गया है, तो एग्जांपल हमें नहीं समझना है, ऑलरेडी हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए हैं। डायरेक्टली जाते हैं उसके एडवांटेजेस पे। अगर कोई भी कंपनी डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करती है तो उस कंपनी को क्या क्या एडवांटेजेस मिल सकते हैं? जो फर्स्ट एडवांटेज मिल सकता है वो है प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। कंपनी को क्या मिलेगा? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। क्यों प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन?
क्योंकि हम हर एक प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट बना देते हैं, स्पेशल डिपार्टमेंट बनाते हैं, और वही स्पेशल डिपार्टमेंट में जो काम करने वाला स्पेशलिस्ट हो गया उसी को हम वो काम देंगे। यानी कि हमने प्रोडक्ट के लिए एक अलग स्पेशल डिपार्टमेंट बनाया, और वही स्पेशल डिपार्टमेंट के लिए हमने किसी स्पेशल पर्सन को रिक्रूट किया जो वो काम बखूबी कर सकता है, बहुत ही अच्छी तरह से कर सकता है। यानी हम जितने भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उस प्रोडक्ट में हमें क्या मिल सकता है, स्पेशलाइजेशन मिल सकता है। So you can see here all the activities related to one type of product are grouped under one department only, which brings integration and coordination in the activities. तो हमारी जितने भी एक्टिविटीज है हम सबकी एक्टिविटी के बीच में कोऑर्डिनेट कर पाएंगे। जितने भी डिपार्टमेंट है उन सभी जगह पर हम स्पेशलिस्ट रखेंगे, यानी कि हमें जो काम करने में जो हमें जो काम मिलेगा वो भी इजी तरीके से मिल पाएगा, और उसमें स्पेशलाइजेशन भी मिलेगा। आगे जो नेक्स्ट लिखा है वो क्या है हमारा, सो सेकंड बेनिफिट हमारे पास है वो है अब फास्ट डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन फास्ट हो जाएगा। क्यों? सोचो, आप प्रैक्टिकली सोचना, कोई भी ऐसा सोच रट्टा लगाने की मत सोचना। अब मान लो कि आप ही की कंपनी चल रही है, ठीक है, आप खुद अपनी कंपनी चला रहे हैं, और आपने क्या किया, आपकी 3-4 प्रोडक्ट बन रही थी, तो उसके लिए आपने किया कि सभी प्रोडक्ट के लिए आपने अलग अलग डिपार्टमेंट बना, सभी डिपार्टमेंट की अलग आइडेंटिटी दे दी आपने, सभी को डिफरेंशिएट कर दिया, सबको क्या कर दिया आपने, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है। तो अब डिसीजन लेने में इजी हो जाएगा। क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि हमें डिपार्टमेंट वाइज डिसीजन लेना है, हमें पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक साथ डिसीजन नहीं लेना है। हमें क्या करना है, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग डिसीजन लेना है। तो बहुत सारी चीजें सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मान लो कि आपको एक कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है, उसके लिए डिसीजन लेना है, तो सिर्फ आप कॉस्मेटिक की मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन के बारे में ही सोचेंगे, आप बाकी सारे प्रोडक्ट के बारे में नहीं सोचेंगे, ठीक है। सो आप जो डिपार्टमेंट के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं सिर्फ आप उसी के ऊपर फोकस कर पाएंगे। इसकी वजह से आप जो डिसीजन लेना चाहते हो वो जल्दी ही ले पाएंगे। अगर मान लो कि आपके पास जितनी प्रोडक्ट है उन सबको एक साथ लेकर अगर चलना होता और सबको साथ मिलाकर आपको अगर डिसीजन लेना होता तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू। लेकिन ऐसा नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट पे फोकस करके डिसीजन लेना है। इट मींस कि आप डिसीजन फटाफट ले पाओगे। अंदर एक्सप्लेनेशन में क्या लिखा है, the decisions are taken much faster in the divisional structure because there is a no dependence on other departments for taking decisions. As I explained कि आपको डिसीजन लेने के लिए किसी और डिपार्टमेंट के ऊपर आपको डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। याद करो फंक्शनल स्ट्रक्चर, फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या होता था कि मानो कि आपके यहाँ 4 डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, फाइनेंस या ह्यूमन रिसोर्स, चारों डिपार्टमेंट को साथ लेकर चलना पड़ता था। आपको चारों डिपार्टमेंट के बारे में सोचने के बाद आप कोई डिसीजन ले सकते थे। लेकिन यहाँ पर आपको सभी डिपार्टमेंट के बारे में नहीं सोचना है, आपको सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट के बारे में सोचकर डिसीजन लेना है। इट मींस यू कैन टेक अ डिसीजंस मच फास्टर देन द फंक्शनल स्ट्रक्चर। थर्ड बेनिफिट क्या है? व्हाट इज द थर्ड बेनिफिट फॉर यू? थर्ड बेनिफिट इज अकाउंटेबिलिटी। यानी अगर किसी ने मिस्टेक की है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाओगे, और जिसने भी मिस्टेक की है आप उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाओगे। सो रिमेंबर अ फंक्शनल स्ट्रक्चर, अगर आपको याद हो तो याद करो, रिमेंबर द फंक्शनल स्ट्रक्चर। वहां पर किसने गलती की है वो डिसाइड करना बहुत ही डिफिकल्ट था, क्योंकि क्या होता था फंक्शनल स्ट्रक्चर में, याद करो, वो भी मैं आपको साथ ही में याद दिलाता जाऊँ। फंक्शनल स्ट्रक्चर चारों डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते थे, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन, मार्केटिंग, जो भी हो। अब जो कंपनी ने ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था कि हमारा हमारा जो शेयर है वो 10% इंक्रीज होना चाहिए, और साल खत्म हुआ, ईयर एंड हुआ, तब पता चला कि 10% सेल इंक्रीज नहीं हुआ। तो फिर क्या किया, जो एमडी है उसने क्या की, मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाकर सभी डिपार्टमेंट के हेड को, सुपरवाइजर सबको बुलाया, और सबसे पहले मार्केटिंग डिपार्टमेंट को उसने चिल्लाना स्टार्ट किया। मार्केटिंग डिपार्टमेंट को बोलना स्टार्ट किया कि आप ही की वजह से 10% सेल नहीं हुआ, इंक्रीज नहीं हुआ। तो मार्केटिंग वाला सीधा क्या बोलेगा कि हमें सेल्स डिपार्टमेंट की ओर से प्रॉपर इंफॉर्मेशन ही नहीं मिली थी कि आपके पास कितनी प्रोडक्ट है, कितने टाइप्स की है, क्वांटिटी क्या है,
पैकिंग क्या है, वो सारी चीजें हमें पता ही नहीं थी, तो हम मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो फिर वो एमडी सेल्स डिपार्टमेंट को फिर से लेगा, वो उसको चिल्लाएगा सेल्स डिपार्टमेंट वाले को। तो सेल्स डिपार्टमेंट क्या आर्गुमेंट देगा कि जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने क्या किया, अच्छी क्वालिटी वाले प्रोडक्ट ही नहीं बनाया, तो फिर सीधी बात है सेलिंग अच्छा नहीं होगा। तो फिर अब बारी आएगी इस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आर्गुमेंट देगा कि हमें अच्छी क्वालिटी वाले रॉ मटेरियल ही नहीं मिले, तो अच्छी क्वालिटी वाला प्रोडक्शन कैसे करते हैं। रॉ मटेरियल वाला फिर से किसको देगा, फाइनेंस को। समझे, एक के बाद एक सब एक दूसरे के ऊपर ब्लेम करेंगे। किसने गलती की थी एग्जैक्टली वो पता लगाना बहुत ही डिफिकल्ट होता फंक्शनल स्ट्रक्चर में। लेकिन ये जो डिविजनल स्ट्रक्चर में उसमें आप आराम से डिसाइड कर पाओगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तो क्या होता है कि सभी प्रोडक्ट के लिए डिपार्टमेंट अलग अलग होते हैं। तो जिस डिपार्टमेंट ने भी गलती की होगी, फॉर एग्जांपल अगर कॉस्मेटिक बहुत ज्यादा नहीं बिका, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट बहुत ज्यादा नहीं बिकी, तो हम आराम से डिसाइड कर पाएंगे कि गलती किसकी थी, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट वाले की। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर ये सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जब भी कोई भी कम डिपार्टमेंट गलती करता है तो उसे पकड़ना बहुत ही इजी हो जाता है जब आप डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करते हो तो। अदरवाइज ओके, आगे बढ़ते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी, सॉरी ये पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल डिपार्टमेंट कैन इजीली बी असेस्ड। आप आराम से सभी डिपार्टमेंट को असेस कर पाओगे कि कौन से डिपार्टमेंट ने कितना काम किया, कैसे काम किया, सब कुछ आपके पास रिकॉर्ड्स मिलेंगे, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड्स अलग अलग हो गए, सभी डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस अलग अलग होगा। इट मीन्स कि आप सभी डिपार्टमेंट को इजीली असेस कर पाओगे एंड यू कैन होल्ड द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑब्जेक्टिव। और जिस डिपार्टमेंट ने भी ऑब्जेक्टिव अकम्प्लिश नहीं किया है उसे आप आराम से पकड़ पाओगे। मान लो कि कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट ने अच्छा काम नहीं किया, तो आप कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट को ही पकड़ोगे, आराम से पकड़ पाओगे। आपको सोचना नहीं होगा कि कौन सा डिपार्टमेंट ने गलती की, क्योंकि सभी डिपार्टमेंट के रिपोर्ट अलग अलग ही होंगे। ठीक है, so this is the third important या फिर third benefit of the divisional structure. What is the fourth important? It's a flexibility. डिविजनल स्ट्रक्चर में आप फ्लेक्सिबिलिटी यूज कर सकते हैं। कैसे है, यहाँ पर तो शॉर्ट में लिख दिया कि फास्ट डिसीजन मेकिंग लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी। सिंपल जो बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंजेस आते हैं, ठीक है, आप सबको पता है व्हाट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो भी चेंजेस आते हैं, अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन चेंज इन अवर डिपार्टमेंट, क्योंकि हमारे पास सब डिफरेंट डिपार्टमेंट है, इंडिपेंडेंट डिपार्टमेंट है, और सभी डिपार्टमेंट के लिए हमने एक हेड रखा है। तो वो हेड आराम से अपने डिपार्टमेंट में चेंज कर पाएगा। जैसा चेंज बिजनेस एनवायरनमेंट में आएगा वैसा ही चेंज जो डिपार्टमेंट का हेड होगा अपने डिपार्टमेंट में कर पाएगा, क्योंकि फटाफट फास्ट डिसीजन ले सकते हैं। इसमें आपने ऊपर ही देखा कि जो डिविजनल स्ट्रक्चर है उसमें फास्ट डिसीजन लिया जा सकता है। So it will be easier for the departmental head to make changes in their own department according to change in the business environment. Okay, and the last thing is expansion and the growth. The last benefit है divisional structure का वो है expansion and growth. अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करते हैं तो आराम से आप अपना बिजनेस का एक्सपांड भी कर सकते हैं, अपना बिजनेस का ग्रोथ भी कर सकते हैं। अब एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूं मैं। आप सब अवेयर है रिलायंस इंडस्ट्री से, आप सबको पता है कि रिलायंस इंडस्ट्री क्या है, उसका ओनर क्या है, सबको पता है। तो आज उसकी बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, आप अगर काउंट करने जाओगे तो आपको शायद पता भी नहीं होगा कि वो कितनी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं रिलायंस वाले। लेकिन क्या आपको पता है कि रिलायंस ने सिर्फ एक ही प्रोडक्ट से बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर धीरे 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 वो उसने क्या किया, नई नई प्रोडक्ट बनाते गए, नई नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते गए। तो उन लोगों ने भी ये डिविजनल स्ट्रक्चर ही यूज किया। क्या किया उसने, पहले एक प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च की, वो सक्सेस हो गई, उसके बाद तीसरी, दूसरी सक्सेस हो गई, उसके बाद तीसरी सक्सेस हो गई, उसके बाद फोर्थ। तो ऐसे धीरे 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 आप क्या कर पाओगे, एक प्रोडक्ट सक्सेस होने के बाद दूसरी प्रोडक्ट सक्सेस होने के बाद तीसरी, ऐसे लॉन्च करते जाओ। आपका बिजनेस का ग्रोथ भी होगा, आपका बिजनेस का एक्सपेंशन भी होगा, और आपका जो स्ट्रक्चर होगा वो डिविजनल स्ट्रक्चर फॉलो भी होता जाएगा। कि जैसे ही आप अपने एक नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करोगे उसके लिए आप अपना एक डिपार्टमेंट बनाओगे और उसके लिए एक हेड बना दो, वो आराम से स्मूथली चलने लगेगा। ठीक है, तो ये हुए हमारे एडवांटेजेस ऑफ डिविजनल स्ट्रक्चर। आप आराम से याद रख सकते हो, लेकिन याद रखना आपको याद रखने ही होंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि इसमें कुछ डिफिकल्टी वाली बात है ही नहीं।
अब जिसके एडवांटेजेस होते हैं उसके डिसएडवांटेजेस तो मिलेंगे ही मिलेंगे। सो डिसएडवांटेज क्या है वो देखते हैं। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अब हाँ ये चीज तो आप क्या करते हो, अलग अलग प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट रखते हैं, राइट। तो जितने डिपार्टमेंट उतनी मशीनरी चाहिए होगी, जितने डिपार्टमेंट उतने ज्यादा एम्प्लॉइज चाहिए होंगे, जितने अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओ नई नई बिल्डिंग बनानी होंगी। इट मीन्स कि जब आप डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करते हो तो आपको रिसोर्सेज बहुत ज्यादा होंगे चाहिए होंगे। आपको लैंड ज्यादा चाहिए, आपको मशीनरी ज्यादा चाहिए, आपको बिल्डिंग ज्यादा चाहिए, यानी कि जो हॉल हो गए वो ज्यादा चाहिए। लास्ट थिंग, एम्प्लॉइज भी ज्यादा चाहिए। इट मीन्स कि अगर आप डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करते हो तो आपको रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए होगा। ठीक है, मान लो कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि मानो आप सोप भी बना रहे हो और आप कॉस्मेटिक भी बना रहे हो, ठीक है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे रॉ मटेरियल होंगे जो दोनों के कॉमन होंगे, या फिर ऐसी मशीनरी होगी जो दोनों चीजें एक मशीनरी पे भी बन सकती है। लेकिन आपको क्या करना होगा, सोप डिपार्टमेंट के लिए भी अलग मशीनरी परचेस करनी होगी, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट के लिए भी आपको अलग मशीनरी ही परचेस करनी होगी। समझ में आ रहा है? इसलिए यहाँ पर बोला जाता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर में आपको रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए। Each department will require all the resources as every division will be working as an independent unit। ठीक है, हमें पता ही है कि सभी डिपार्टमेंट को रिसोर्सेज चाहिए। क्यों? क्योंकि सभी डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं। ओके सो हम के सेकंड डिसएडवांटेज पे, व्हाट इज द सेकंड डिसएडवांटेज? सेकंड डिसएडवांटेज इज अ प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। यहाँ पर होगा क्या, देखो मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है, आप लोग शायद आप में से कोई आंसर दे पाएगा मुझे। कि मान लो कि आप जो है, आपको मैंने एक जो कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट है उसका हेड बनाया है, ठीक है। वैसे तो हमारे जो कंपनी है उसमें 4 डिपार्टमेंट चल रही है, 4 टाइप की प्रोडक्ट बन रही है, लेकिन मैंने आपको एक कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट का हेड बनाया है। और मेरी ऑर्गेनाइजेशन का गोल है कि मुझे सभी डिपार्टमेंट, यानी कि ओवरऑल मेरी कंपनी का ग्रोथ 2% 3% मेरी कंपनी का ओवरऑल ग्रोथ होना चाहिए। तो आप किस पे फोकस करोगे? आप अपने डिपार्टमेंट का जो टारगेट मिला है उसके उस पे फोकस करोगे, या फिर कंपनी ने जो टारगेट लगाया है कि मेरा कंपनी का जो प्रॉफिट है या फिर कंपनी का जो ग्रोथ है वो 2 या 3% होना चाहिए? आप किस पे फोकस करोगे, अपने डिपार्टमेंट के या फिर कंपनी के ग्रोथ पे? हमारे डिपार्टमेंट में। सही बात है, हम हमारे डिपार्टमेंट पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे, क्योंकि हम तो यही चाहेंगे कि जो मुझे टारगेट मिला है बस वो फिनिश होना चाहिए, वो टाइम पे अचीव होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ अगर हो या ना हो, उसको अचीव हो या ना हो, उसने जो ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया वो अचीव हो या ना हो, मुझे जो टारगेट मिला है वो मुझे खत्म करना है। इट मीन्स कि सभी डिपार्टमेंट वाले वही करेंगे, सभी डिपार्टमेंट वाले वही सोचेंगे कि मुझे क्या करना है, मेरे डिपार्टमेंट पे फोकस करना है, मुझे जो प्रोडक्ट दी गई है उसका मुझे ग्रोथ करना है, दैट्स इट। यानी कि यहाँ पर ओवरऑल ग्रोथ कोई नहीं देखेगा, कोई भी डिपार्टमेंट वाला ओवरऑल ग्रोथ के बारे में नहीं सोचेगा, वो सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट के डिपार्टमेंट के बारे में ही सोचेगा। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि सब लोग यहाँ पर तो क्या हो गया, सेल्फिश हो गया कि चलो मेरा डिपार्टमेंट का अच्छा होना चाहिए, बाकी का कुछ भी हो मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। Each department focus on their product only, they fail to keep themselves as a part of one common organization। वो लोग ऐसा भी भूल जाएंगे, ऐसा भी नहीं सोचेंगे कि हम भी क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन पार्ट है, हम ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, एक कॉमन पार्ट है। लेकिन ऐसा नहीं सोचेंगे, वो सिर्फ यही सोचेंगे कि मेरे प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकनी चाहिए, मेरी प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बननी चाहिए, बाकी की प्रोडक्ट का या फिर ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो या ना हो। ठीक है, सो ये सेकंड डिसएडवांटेज है हमारा। और थर्ड डिसएडवांटेज क्या है हमारा, वो है कॉन्फ्लिक्ट। यस, यहाँ पर भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। अब कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं मैं बोल सकता हूँ आपको। मान लो कि जो आपका डिपार्टमेंट था, मैं जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया, तो कोई मशीनरी ऐसी भी है जो सोप में भी चल सकती, कॉस्मेटिक में भी चल सकती है, और कंपनी वालों ने क्या किया, वो मशीनरी मंगवाई। तो यहाँ पर सोप डिपार्टमेंट और कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगी। सोप डिपार्टमेंट बोलेगा वो मशीनरी हमें चाहिए, कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट बोलेगा वो मशीनरी हमें चाहिए। वैसे ही फंड में होता है, मान लो हो सकता है कॉस्मेटिक डिपार्टमेंट वाला ऐसा ब्लेम करेगा, ऐसा आर्ग्यूमेंट करेगा कि आपने कॉस्ट डिपार्टमेंट को ज्यादा फंड दिया, हमें कम फंड दिया।
जैसे छोटे बच्चे करते हैं ना, वैसा भी ये लोग भी करते हैं। ठीक है, सो इस तरह से रिसोर्सेज के अलोकेशन में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है कि सभी डिपार्टमेंट बोलेंगे कि हमें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए, हमें रिसोर्सेज चाहिए, सामने वाला डिपार्टमेंट को आपने ज्यादा रिसोर्स दिए, हमें कम रिसोर्सेज दिए हैं। तो ऐसे बहुत सारी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है रिगार्डिंग अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सो यहाँ पर तो सिर्फ 3 डिसएडवांटेजेस है। फर्स्ट जो डिसएडवांटेज है वो हमारे पास है मोर रिसोर्स रिक्वायर्ड, कि हमें बहुत ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। सेकंड डिसएडवांटेज है वो प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, सभी लोग अपने डिपार्टमेंट के ऊपर ही फोकस करेंगे, भूल जाएंगे कि हम भी ऑर्गेनाइजेशन का एक कॉमन पार्ट है। एंड थर्ड थिंग, जब रिसोर्स अलोकेशन की बात आए तो सभी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। अब आगे बढ़ते हैं, कहां पर इस डिपार्टमेंट को यूज कर सकते हैं। Where is the suitability of this department, this type of department? हम कब इस डिपार्टमेंट को यूज कर पाएंगे? तो सिर्फ 4 ऐसी चीज है जहां पर हम इसे सुटेबल मान सकते हैं, जहां पर हम इसे यूज कर सकते हैं। जो फर्स्ट थिंग है जहां पर हम यूज करते हैं वो है ऑर्गेनाइजेशन प्रोड्यूसिंग मल्टी प्रोडक्ट और डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट, जो कि हमने आगे इंट्रोडक्शन में देख लिया कि जब कोई कंपनी एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनाती है या फिर मल्टी प्रोडक्ट बता सकते हैं आप, तब हम इस डिविजनल स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं। अगर कोई कंपनी सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनाती है तो डेफिनेटली वो फंक्शनल स्ट्रक्चर ही यूज करेंगे। लेकिन अगर कोई कंपनी मोर देन 1 प्रोडक्ट बनाती है या फिर डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स बनाती है, तब उसको डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करके ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। सो फर्स्ट सूटेबिलिटी कहां पर हो गई, जब कोई ऑर्गेनाइजेशन मोर देन 1 प्रोडक्ट बनाती है तब वो डिविजनल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। सेकंड थिंग कहां पर हम यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच रिक्वायर द प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है उसे अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए। जो ऐसी कंपनियां है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको अपनी प्रोडक्ट में स्पेशलाइजेशन चाहिए, वो लोग क्या करेंगे, डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको भी पता है कि हम लोग क्या करते हैं, अलग प्रोडक्ट के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं। इट मींस कि हम स्पेशल प्रोडक्ट के लिए स्पेशल डिपार्टमेंट बनाते हैं और हमें उसमें क्या मिलेगा, स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि हमने जो प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन के लिए अलग डिपार्टमेंट बनाया है उसके लिए हम एक हेड भी रखेंगे जो एक्सपर्ट होगा। ठीक है, वो इन सारी चीजों में एक्सपर्ट होगा और उसी पर्सन को उसका हेड बनाएंगे। इट मींस कि उस प्रोडक्ट में हमें क्या मिलेगा, स्पेशलाइजेशन मिलेगा। सो जब भी कोई कंपनी ऐसा चाहेगी, कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाहेगी कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसमें हमारी स्पेशलिटी होनी चाहिए, तब वो डिविजनल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। थर्ड थिंग कहां पर यूज कर सकते हैं वो लोग, organizations which require each division to be self-contained as under divisional structure. Each department has the production, sales and finance department. तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जहां पर लिखा गया है कि requires each division to be self-contained, कि एक जो डिवीजन है, एक जो डिपार्टमेंट है, उसी के अंदर बाकी के सारे सब डिपार्टमेंट आ जाए, ऐसा सोचने वाले ऑर्गेनाइजेशंस भी डिविजनल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अगर मैंने मेडिसिन स्ट्रक्चर यूज किया, मेडिसिन डिपार्टमेंट यूज किया, तो मेडिसिन डिपार्टमेंट के अंदर ही आप देखो अलग अलग डिपार्टमेंट है, प्रोडक्ट, परचेस, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ईच डिवीजन टू बी सेल्फ कंटेन्ड। अब ये सारे जो डिवीजन है उन सब में क्या है, सेल्फ कंटेंट है, यानी कि सभी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट है। देखो प्रोडक्शन, सेल्स, मार्केटिंग। सो यानी इसका मीनिंग क्या होगा, एक ही डिवीजन के अंदर बहुत सारे टाइप्स के अलग अलग क्या हो सकते हैं, डिपार्टमेंट हो सकते हैं। तो जब कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसा चाहेगी कि जब उसके मेन डिपार्टमेंट के अंदर बाकी के सब डिपार्टमेंट आ जाए, तब जाकर भी वो लोग डिविजनल स्ट्रक्चर यूज करेंगे। और लास्ट थिंग, जो डिविजनल स्ट्रक्चर है वो कहां पर यूज हो सकता है, कहां पर सुटेबल है, वो है ग्रोइंग कंपनीज व्हिच प्लान टू ऐड मोर लाइन ऑफ प्रोडक्ट्स इन द फ्यूचर। ऐसी कंपनीज को इस डिविजनल स्ट्रक्चर को यूज करना चाहिए जो कंपनी ऐसा चाहती है कि फ्यूचर में हमें और भी प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करनी है। धीरे धीरे हमें क्या करती जानी है, प्रोडक्ट बढ़ाती जानी है, हमारी लाइन ऑफ प्रोडक्ट बढ़ाती जानी है, हमारे कंपनी का ग्रोथ बढ़ाते जाना है। ठीक है, सो ऐसा फ्यूचर में ग्रोथ करने का जो कंपनी सोच रही है वो कंपनी डिविजनल स्ट्रक्चर यूज कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे टाइम स्पेंड होता जाएगा धीरे धीरे वो लोग एक एक प्रोडक्ट लॉन्च करते जाएंगे और उसका स्पेशल एक डिपार्टमेंट बनाते जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी जो ग्रोइंग कंपनीज है जो फ्यूचर में एक्सपांशन करने का सोच रही है, वहां पर हम इस डिविजनल स्ट्रक्चर को यूज कर सकते हैं।
तो आज तो मुझे आपको स्पेशल डिविजनल स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन करना था, क्योंकि आपके लिए बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है। याद रखना है, जो फंक्शनल स्ट्रक्चर है एंड जो डिविजनल स्ट्रक्चर है आपके लिए एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और आपके लिए मैं छोटा सा वर्क भी दे रहा हूँ कल होमवर्क के लिए। आपको डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल स्ट्रक्चर एंड डिविजनल स्ट्रक्चर है वो करके आना है। किसी को भी मैं कोई भी पॉइंट पूछूंगा, आपको एक्सप्लेन करना होगा मुझे, ठीक है। आज इतना ही करेंगे और उससे ज्यादा हम नहीं करेंगे आज।